नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वड़क्का, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतनु गुप्ता जी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है शुभेंदु अधिकारी को अज़्यूम किए हुए सीएम बने हुए, पर लाइन लग गई उनके उनके कामों की। आज जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो हम अभी शांतनु सर के साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ति है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेनर्स एक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसके अलावा मदन मित्रा, द बीजेपी, द ग्रेट टीएमसी लीडर, चैलेंज कर रहे हैं मिलिट्री को कि यहाँ नहीं रहेगी मिलिट्री, मैं फिर खदेड़ खदेड़ कर मारूंगा। दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज कल्याण बैनर्जी एंड अभिषेक बैनर्जी सभी के ऊपर डिस्कस करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्ते। सर, शुरू करूंगी, ये फॉरेनर्स एक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, क्यों? देखिए अभी इन्फॉर्मेशन आई है, इसकी नीति क्या है। फॉरेनर्स एक्ट होता है, आपकी सिटीजनशिप होती है और कई तरह से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे एक नेचुरलाइज सिटीजन होता है जो भारत में पैदा होता है, जिसके माता पिता भारत के होते हैं। एक होता है जो शादी करके, जैसे सोनिया गांधी टाइप ऑफ सिटीजनशिप। आप नेचुरल सिटीजन नहीं होते हैं, आप एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप, और कोई भी जो एक्वायर्ड सिटीजनशिप होती है वो ली जा सकती है। फिर दूसरा एक स्टेट होता है, आप रेजिडेंट होते हैं। जैसे आप 6 महीने से ज्यादा रहे तो रेजिडेंट बन सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है ना, हम सबको पता है आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है, वो आपके रेजिडेंटशिप का प्रूफ होता है। तो 6 महीने अगर कोई विदेशी भी भारत में रहे, उसको वो आधार कार्ड अपना इशू करा सकता है। तो फॉरेनर्स एक्ट के तहत आप देखते हैं, उसके कागज लेते हैं कि आप भारत के हैं नहीं है, फिर उसको नोटिस इशू करते हैं, फिर उसको डिटेंशन सेंटर में भेजते हैं, फिर आप फॉरेन गवर्नमेंट से बात करते हैं, और फिर वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट्स के अपने रूल होते हैं। और हर साल कुछ, आजकल आप टीवी में देख रहे भी होंगे कि किस साल कितने भेजे गए। लेकिन जहां पे इस तरह का मास एक्सोडस हुआ है, मतलब इंदिरा गांधी के शब्दों में कहूं, इंदिरा गांधी ने खुद इंटरव्यू दिए हैं, और जो आज भी है कि करोड़ों करोड़ों लोग बांग्लादेश से आए, है ना। और उस पे मतलब कई लोगों ने वक्तव्य दिए, केवल इंदिरा गांधी ने नहीं, उस पे राजीव गांधी ने बोला है, उस पे अधीर रंजन चौधरी तो रोज बोलते हैं, जो कांग्रेस के नेता है वहां पे, वो रोज बोलते हैं करोड़ों भारतीय आए, क्या करें फिर, कैसे निकालें, है ना। लेकिन निकालने के तरीके हैं उनको। तो फॉरेनर्स एक्ट ना यूज करके, मतलब हर चीज को, क्योंकि अभी क्या है, देखिए अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं। ये जो पोरस बॉर्डर बचा है अभी, जो अनफेंस्ड बॉर्डर बचा है, उससे बहुत सारे लोग जो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं, मतलब वही होंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की तो ऐसी आर्थिक स्थिति है नहीं, वहां तो नौकरी पेशा है नहीं। तो वही आदमी, उसको लग रहा है कि अब यहाँ का जो दाना पानी है वो खत्म हो गया। जो हमें यहाँ पे स्पेशल दामाद ट्रीटमेंट मिलता था वो बंद हो गया। पहले तो उनको आधार कार्ड इशू करा, फिर धीरे से राशन कार्ड इशू कराया, फिर धीरे से वोटर कार्ड इशू कराया, वोटर बनाना ये इंसेंटिव था। अब लगता है उस तरह की सरकारें नहीं बची, तो हमें काम धंधा नहीं मिलेगा, वो कट मनी का सिंडिकेट था उसका पार्ट नहीं बनेंगे, तो हम अपने देश चले। तो अगर आप ये सारे में एक एक में फॉरेनर्स एक्ट लगाएंगे इनको भेजने में, तो सदियों लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जिस रेट से आप भेज रहे हैं उसमें तो 300 साल में भी सारे नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि जो स्मूथली जा रहा है उसको चुपचाप जाने दो, और इसलिए शायद फॉरेनर्स एक्ट के सारे प्रोसीजर्स ना यूज करते हुए, जिससे ये काम जल्दी हो सके, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में इसकी निटी-ग्रिटीज की डिटेल्स क्या है वो आ जाएंगी। लेकिन ये अच्छा सूचक है। और मजे की बात है, मैं कल एक टीवी डिबेट में था, तो सब लोग, सारे मतलब आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, हमने इतने घुसपैठिए भेजे, तुमने कितने भेजे। मैंने कहा अरे आप तो घुसपैठिए मानते ही नहीं थे। मतलब उनकी लैंग्वेज जो बदली है ना, मतलब 2 वीक पहले कहते थे, ममता बनर्जी ने मंच पे कहा है कि रोहिंग्या तो हमारे देश के वासी हैं और ह्यूमन राइट्स फलाना के फलाना। अब एकदम से जो ये भाषा बदलते हैं ना, मतलब गिरगिट शर्मा रही है आजकल इन लोगों से ना, कि भाई ये कैसे अरे घुसपैठिए तो होते नहीं थे, कोई होता है ऐसा शब्द नहीं था। मतलब एसआईआर करो तो दिक्कत, एनआरसी करो तो दिक्कत, एनआरसी की करो क्या, बात से दिक्कत होने लगती थी इनको, एनआरसी कैसे हो सकता है ना। अभी कह रहे हैं घुसपैठिए तुमने क्या किया है, हमने क्या किया है। तो मेरे ख्याल से इसे कहते हैं गायत्री जी, ओवरटन विंडो शिफ्ट होना। मतलब डिस्कशन डिबेट का पॉइंट ही चेंज हो गया, जो पिछले 10 साल में बहुत चीजों का हुआ है। मतलब राहुल गांधी भी मंदिर चले गए, और अरविंद केजरीवाल ने भी हनुमान चालीसा पढ़नी छोड़ दी। ये भी ओवरटर्न विंडो का चेंज है। जो भगवान राम को गाली देते थे, भगवान हनुमान को गाली देते थे, अब वो मंदिर भी जा रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। और जो कहते थे घुसपैठिया है ही नहीं, घुसपैठिया तो कोई होता ही नहीं है, कौन से घुसपैठिया, अब वो घुसपैठिया मानने भी लगे। ये आपको दिखेंगे, बहुत सारे इस तरह के बदलाव दिखेंगे। तो आई थिंक ये उस दिशा में एक बड़ा बदलाव है। ममता तो इन लोगों को अपना भाई मानती थी, हाँ, हमारे उन्होंने भाई हैं। और उन्होंने मंच से कहा है, उन्होंने ये कहा है कि
अभी तो मेरे काल में मैंने इनको रोका हुआ है। अगर 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 ये उन्हें खुला छोड़ दूं, मतलब ऑलमोस्ट ये एक्सप्रेशन था उनका बंगाली में, तो आपका क्या होगा, वो तो मैंने इनको काबू में रखा हुआ है। मतलब जैसे कोई गोरिल्ला फोर्स बुला रखी है उन्होंने। तो बीमारी का सिम्टम है कांग्रेस की पॉलिटिक्स। आपको लगेगा कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस ने एक तरह की पॉलिटिक्स बनाई जो आसान, लेजी, बिना काम करने वाली पॉलिटिक्स थी। मुसलमानों को अपीस करो, हिंदुओं को हिंदू मत बोलो, उसको जाति में विभाजित करो, उसको बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम दलित हो, किसी एक दो जाति को कॉप्ट कर लो, मुसलमानों के साथ मिलाओ और उस 29-30% पे सरकार बना लो। यही फॉर्मूला कांग्रेस से निकली हुई हर पार्टियों को, सारी रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने ये फॉर्मूला सिखा दिया। तो समाजवादी पार्टी के लिए वाई बन गया, राइट। बहुजन समाज पार्टी के लिए मीम मीम बन गया, और ऐसे ही ममता बनर्जी के लिए भी वो बन गया कि भाई थोड़ा वोट ले लो भद्रलोक का, थोड़ा किसी तबके का वोट ले लो, थोड़ा स्कीमों से वोट ले लो, और बाकी मुस्लिम तो है, और मुस्लिम की पॉपुलेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाते रहो, मालदा में बढ़ाते रहो, मुर्शिदाबाद में बढ़ाते रहो, सब जगह बढ़ाते रहो, तो अपना वोटर बेस तैयार। मेहनत मत करो, काम करके, इन्वेस्टमेंट लाके, रोड लाके, एयरपोर्ट्स लाके, स्कीमें चला के सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या तरीका है ना? उसमें तो बहुत मेहनत है, उसमें बहुत सारी पारदर्शिता है, उसमें बहुत सारी, क्योंकि जितनी स्कीमें आएंगी डेटा पे आएंगी, तो डेटा मिल जाएगा, पता लगेगा ये तो आदमी रोहिंग्या है, तो आदमी बांग्लादेशी है। और अपने लोगों को मैनेज रखो, हर जगह अपना आदमी लगा दो। अगर गायत्री जी को घर भी बनवाना है तो ईंट किससे आएगी? टीएमसी के आदमी से। गारा कहां से आएगा? टीएमसी के आदमी से। मजदूर कहां से आएगा? टीएमसी के आदमी से। नहीं देगा तो आप घर नहीं बना सकती वहां पे। इस तरह सिस्टम कर दो। मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो पार्टी का सिस्टम है, वो पैरेलल सरकार चलाएगा वहां पे। मतलब आपको पता है पैरेलल टोल होते थे वहां पे, जहां पे कैश में पैसा लिया जाता था, वो सारे टोल बंद हो रहे हैं। हॉस्पिटलों से लेकर, दुकान से लेकर, सब जगह पे हफ्ता वसूली की जाती। तो पूरा एक बड़ी व्यवस्था थी उनकी, जो अब चरमरा रही है। और यहाँ पे जो 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 अब आपको पता लग रहा है एसआईआर से क्यों दिक्कत थी, अब आपको पता लगता है एनआरसी क्यों दिक्कत थी। तो पूरा जो ढांचा है, पॉलिटिकल ढांचा 30 है, लाख वो ठहरा। सर, 30 लाख ऐसे लोग थे जी जिनको बेनिफिट्स जा रहे थे स्टेट जी मशीनरी से। जी 30 लाख, जी। आई मीन दैट्स नहीं लाइक हाँ, मतलब इक्वल पॉपुलेशन ऑफ अ एग्जैक्टली, यूरोपियन कंट्री, या जिनको ये बिल्कुल। पाल कर खिला रही थी, पिला रही थी वोट के और लिए। और जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की डेटा ही नहीं देती थी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2019 में एक बहुत क्रांतिकारी स्कीम नरेंद्र मोदी लाए, पीएम किसान। मतलब सारे भारत के किसानों को, कृषिकरों को 2,000 रुपए 3 बार, मतलब 6,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे, जिससे उनको एक सपोर्ट रहे किसी भी तरह से। और बहुत सारी स्कीमें लाए वो। तो ये बड़ी स्कीम थी। अब इसमें स्टेट सरकारों को अपने किसानों को चिन्हित करके, उनका अकाउंट नंबर देके, वेरीफाई करके डेटा देना था। सारे स्टेट्स ने दे दिया, कांग्रेस के कुछ स्टेट्स ने लेट करा। खैर कांग्रेस के पास स्टेट ही नहीं बचे, लेकिन हाँ जितने भी है उसमें लेट करा। ममता बनर्जी ने डेटा ही नहीं दिया। मेरे किसान जाए भाड़ में, मतलब उनको किसानों, अपने किसानों से कोई कोई हमदर्दी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जब पैसा जाएगा तो लोगों को पता लगेगा नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। उस समय चुनाव था उनका 21 वाला। उन्होंने जब 21 का चुनाव वो जीत गए, उसके बाद डेटा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की खासियत देखिए, नरेंद्र मोदी ने 19 का पैसा भी दिया एरियर में, 20 का पैसा भी दिया, और 21 का पैसा तो दिया ही दिया। आयुष्मान आप जाके शुरू हो रहा है। ये सब तो बातें छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी इस बीच दिल्ली भी आ चुके हैं। उनकी लंबी बैठक हुई मनोहर लाल खट्टर से, जो अर्बन और हाउसिंग के मिनिस्टर हैं। वो अर्बन हाउसिंग की जितनी स्कीमें थी जो आज तक नहीं थी, करीब 40,000 करोड़ की स्कीमें जो चलती नहीं थी वेस्ट बंगाल में, उसका पैसा बकाया था, वो लेके आए। वो सीआर पाटिल से मिल रहे हैं, जो जल मंत्री हैं, जो जल की सारी स्कीमें थी वो लेके आ रहे हैं। वो एक एक चीज, योगी जी से बुलडोजर एक्शन तो सीख ही रहे हैं वो लगातार। वो दिख ही रहा है, उन्होंने योगी जी को अपना लगता है लॉ एंड ऑर्डर में तो गुरु मान ही लिया है उन्होंने ना। तो वो अपना काम चल रही है, छुटपुट तो चलता रहेगा। इसको इस पे अंडे मार दिए, उस पे मार दिए, वो तो आई थिंक वो साइड स्टोरी है। मैं तो कह रहा हूँ जो मेन स्टोरी है, बंगाल जो भारत का इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था एक टाइम में, इकोनॉमिक हब हुआ करता था एक टाइम में, बड़ी से बड़ी जो इंडस्ट्री है उसका जो बेस हुआ करता था, आज भी उनका एक ऑफिस आज भी बंगाल में नॉस्टैल्जिया में है। वो सूरत मूव हो गई, वो मुंबई मूव हो गई, वो तमिलनाडु मूव हो गई, वो कहीं कहीं मूव हो गई। वो सब एकदम से वाइब्रेंट हो जाएंगी। पोर्ट की एक्सेस है, उपजाऊ जमीन है, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो जो पावर जब बस्ट होगी, पॉजिटिवली यूज कर रहा हूं मैं शब्द को, बस्ट होगी, तो जो बंगाल का विकास होगा, केवल बंगाल का नहीं, पूरे पूर्वोत्तर का। क्योंकि बंगाल हब हुआ करता था एक समय में, उसको अर्ली एडवांटेज थी। बंगाल के गरीब होने से बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को दिक्कत आई, फिर हब बनने पड़े। उसके लिए गोरखपुर एक हब बना, बनारस फिर एक हब बना। तो ये सब जो अनफल होता हुआ दिखेगा, वो मेन स्टोरी है मेरे ख्याल से। बाकी सब तो ये सब साइड स्टोरी है। जी, आप इसी क्रम में जो आपने बताया, देखिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
मदन मित्रा है इनके टीएमसी लीडर, कहते हैं आई चैलेंज वेस्ट बंगाल पुलिस, मिलिट्री प्रोटेक्शन वुड नॉट लास्ट फॉरएवर, यू वुड बी अनएबल टू ऑपरेट इन कमारहाटी अनलेस यू फॉल एट आवर फीट, हमारे अगर जब तक चरणों में नहीं गिरोगे तब तक। अभी हाँ सर नहीं, मेरे ख्याल से या तो हाँ while we speak, जी सेंट्रल फोर्सेस रेड डाल रही है इनको पकड़ने के लिए, भागे भागे फिर रहे हैं। उदय में इनका घर है, उदय विला, वहां पे, जी और इनके बाकी के ठिकानों पे रेड पड़ रही है इस वक्त जबरदस्त। सिमिलरली आसिफ मजूमदार को भी अरेस्ट किया गया है, जो पोस्ट पोल वायलेंस के बड़े गुरु माने जाते हैं। जी जी जी। देखिए आपने ठीक कहा कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। जो इनके सरकार चलाने का उनकी राजनीति का माध्यम क्या था, है ना? कि उसको ट्रांसपेरेंट मत होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम ना यूज करो, और जो भी विपक्षी है, किसी भी तरह से विपक्षी है, जो आपके धंधे में विपक्षी है, आपकी राजनीति विपक्षी है, उसको वायलेंस से इतना टेरराइज कर दो कि वो मुंह ही ना खोल पाए या यहाँ से भाग जाए। ये उनका तरीका था, और तभी ये बिल्कुल लार्जर देन लाइफ डायलॉग मारा करते थे। आपको याद है अभिषेक बनर्जी ने जब कहा था कार के बोनट पे खड़े होके, और कहा था कुछ रीजन्स का नाम लेके, पिछली बार तो आपने हरा दिया और हमने आपको माफ कर दिया। मतलब अगर आप चुनाव मुझे हरा रहे हैं तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ कि आपने मुझे हरा कैसे दिया। लेकिन इस बार देखता हूँ दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। ये भाषा थी एक एमपी की, बोनट पे खड़े होके बिल्कुल चारों तरफ घूम के स्टाइल में ऐसे ऐसे करके बिल्कुल, और अभी अंडे खा रहे हैं वो कच्चे, बिना 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 फ्राई करे भी। तो अब वो उनका हाल होगा, उनका हाल होगा, जनता रोष में। अभी एक जगह से वीडियो आया कि ये लोग, इनको लगता है कि सिस्टम ऑन है, ये कट मनी लेने चले गए हॉस्पिटल में, वहां पे महिलाओं ने पीट के भगा दिया इनको। इनके टोल नाके, आपको पता है इनके टोल नाके हुआ करते थे, उन पे किसी क्लब का नाम लिखा रहता था, चेस क्लब, कैरम बोर्ड क्लब, फुटबॉल क्लब, और कैश में पैसे लेते थे। लकड़ी का वो डंडा बना होता था, केबिन भी बना होता था। एक नॉर्मल आदमी जो बाहर से आया उसको लगता था हाँ भाई होगा टोला, कैश ही में लेते थे पैसे, क्योंकि ऑनलाइन ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और और ऐसे, और मतलब मैंने सुना है कि कहानी ऐसी होती थी जैसे दो लोग लगे, अरे क्या करते हैं, धंधा डालते, चलो टोल डालते हैं। ये शब्द थे, ये वेस्ट बंगाल के में एक धंधा था, टोल डालते हैं। तो टोल डालते कैसे? तो आपको टीएमसी के दादा के पास जाना पड़ेगा। टीएमसी का जो लोकल वर्ग उसको दादा बोलते हैं, ऐसे बोलते भी थे। मैंने आपको पहले ही बोलता था कि ममता की पार्टी और दादा का दौल, तो जो दल है वो दादा का है, जो लोकल दादा है, लोकल दादा से परमिशन लेने आएंगे कि वो दादा, वो जो 4 रोड उधर जाती है उसमें कोई टोल ही नहीं है, अपन टोल डाल दे क्या? हाँ टोल डाल दो, 60% मेरा, 40% तेरा, ऐसे करके टोल डाला करते थे। वो टोल एक एक करके हट रहे हट रहे हट रहे, वो सारे टोल हट रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये भारत में हो रहा है। आपको सुनने में आपको लग रहा हो कहानियां कैसी हैं ये। जो भी धंधा, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर ये मिलते थे, सब टीएमसी के लोगों को ही मिलते थे। इन्होंने पूरे स्टेट को बड़े स्मार्टली कैप्चर कर रखा था। ये छूटेगा तो अब ये दादागिरी जाते जाते जाएगी, है ना? दादागिरी जाते जाते जाएगी। कुछ तो अभी लोग, इंसान है। कल्याण बैनर्जी की आज पिटाई हुई है। देखिए ये जो पिटाई हो रही है ना, इसमें दो है। वैसे तो देखिए ये किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और शुभेंदु अधिकारी पुराने नेता हैं, और क्योंकि अब भाजपा के साथ मिल गए हैं, तो एक सशक्त सरकार, इस सशक्त आइडियोलॉजी के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर से सब साफ हो जाएगा। लेकिन देखो, जनता का आक्रोश है, आप एक एक लीडर को तो प्रोटेक्शन दे नहीं पाएंगे। तो इन लोगों को मैं तो सलाह दूंगा, थोड़ी देर घर बैठे, दिल्ली आए, दिल्ली में सबको बंगले मिले हुए हैं, और ज्यादा उटपटांग ना बोले, क्योंकि जनता का इतना रोष बला बैठा ना, इन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया था, भगवान से बड़ा मान लिया था। इसमें कटमनी, उसमें कटमनी, मतलब संदेश खाली की घटनाएं अगर आप गायत्री जी सुनेंगी, उन महिलाओं ने जो कहा कि शादी हुई तो महिला अपने पति से पहले उनके पास जाके आती थी। मतलब ये कौन से भारत में जी रहे हैं हम लोग? और वो जो क्या आदमी, हाँ शेख शहनशाह, वो चौराहे पे आके बोलता था, हाँ बांग्लादेशियों कर लो क्या करोगे, हाँ बांग्लादेशियों को बसाऊंगा, कर को क्या कर लो। वो चौराहे बोल रहा, वीडियो अवेलेबल है उसमें। मतलब आपको कोई ज्यादा जांच करने की भी जरूरत नहीं है ना? फालता में वो क्या नाम था, जहांगीर खान। मतलब जिस तरह से सरकारें चलाते थे, ये आपको कभी सुनाई देगा अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में सुनाई देगा तो देगा। ये मतलब उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव ने, या फिर जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार पे जो गुंडागर्दी का कहर ढाया था, उसको भी बीट कर गए लोग ना। मतलब ये अलग ही था, वो भी इस समय में जब 24/7 मीडिया, उस समय में। देखिए मुलायम सिंह यादव के लिए या लालू प्रसाद यादव के लिए उस समय करना बहुत आसान था, क्योंकि ये नॉन मीडिया, नॉन सोशल मीडिया के जमाने में कर गए वो सारे सारे खेल। ये जब आप कुछ भी कह के निकल जाओ, कुछ भी करके निकल जाओ, अतीक अहमद को सांसद बना दो, मुख्तार अंसारी को सांसद बना दो, कोई ट्रेस नहीं करता था, आपको क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में टीएमसी ने इतनी गुंडागर्दी चला ली, तो अब जनता के पास सत्ता आई है, और जनता को पता है वो जो दादा का दौल वाले दादा है, उनकी कोई नहीं चलेगी। अब कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो अब ये लोग सब सड़क पे आएंगे, खुद अपने आप को दिखाने के लिए। देखो बीजेपी भी पोल वायलेंस कर रही है, खुद को पिटवाएंगे भी। आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में इन्हीं के लोग मिलेंगे।
देखिए दोनों जगह होगा, कई बार मिक्स भी होगा, मतलब थोड़ा जनता भी इनको मार रही होगी, थोड़े इनके लोग भी इसमें मिल जाए, क्या पता इनके लोग भी खुंदक निकाल रहे होंगे, ये अपने लोगों के साथ भी तो भले नहीं, ऐसे लोग देखिए किसी के सगे नहीं होते। जब अतीक अहमद पे केस हुए तो 50 मुसलमानों ने भी केस डाल दिए। इस तरह के लोगों के कोई सगा नहीं होता है, तो इनके अपने लोग भी इनके अगेंस्ट में कब हो जाएंगे, इनके पार्षद छोड़ रहे हैं, इनके विधायक छोड़ रहे हैं, इनके सांसद छोड़ रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से लेफ्ट के लिए बहुत अच्छा मौका है वापस अपोजिशन बनने का कम से कम, क्योंकि ये पार्टी तो गई हो। कल्याण बैनर्जी वाइस प्रेसिडेंट की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे, मुझे बड़ा मुझे मतलब वो है क्या ना, अब तरीका आज था, की डेट में हाँ, मतलब उनका हाँ, वो तरीका क्या था, पर तरीका अब था। और उसे राहुल गांधी रिकॉर्ड करते थे, वो भी रिकॉर्ड मत बोलिए, उसे रिकॉर्ड करते थे, वो पूरी किसी की एक्टिंग करते थे, मतलब ये इनका कंट्रीब्यूशन था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, दैट्स ऑल। इनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन ही था। और आपको एक बड़ी मजे की बात याद दिलाऊं, 2005 की, मतलब कैसे फुल सर्कल वापस आता है। 2005 में टीएमसी बन चुकी थी, 1998 में टीएमसी बन चुकी थी, ये तो पहली बार मुख्यमंत्री 2011 में बनी। 2011 में एज टीएमसी सांसद ये प्रश्नकाल के समय पूछने का ट्राई करती हैं, एक प्रश्न उठाने का कोशिश करती हैं ममता बनर्जी, और वो किस पे है, वो घुसपैठियों पे है। वो है वोटर लिस्ट में घुसपैठिए घुस गए हैं, वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुस गए हैं, और जब उनको संसद में बोलने का समय नहीं मिलता है तो अपने सारे कागज वो अध्यक्ष की तरफ फेंक देती हैं। वीडियो बड़ा वायरल है, चलाइएगा आप उसको कभी। मतलब ये ममता बनर्जी जो कहती थी कि वोटर लिस्ट में घुसपैठी हैं, ये बंगाल के लिए बहुत बुरा है, ये देश के लिए बहुत बुरा है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये 2011 में जीती ना, तो ये 2008 में, 9 में, 10 में प्रणब मुखर्जी के पास आया करती थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी से इनकी पहचान थी, ठीक बंगाली बंगाली कनेक्शन रहा होगा, और बोलती थी कि सेंट्रल फोर्सेस भेजो, मुझे फेयर इलेक्शन करवाओ तो मैं लेफ्ट को हरा दूंगी। अब देखिए सर्कल वापस आ गया कि अब वो फेयर इलेक्शन नहीं चाहती है, अब वो एसआईआर की क्लीनिंग नहीं चाहती है, अब वो सेंट्रल फोर्सेस नहीं चाहती है। तो यही तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल से लार्जर स्टोरी ये है कि बंगाल जो इंटेलेक्चुअल हब था, जिसने, मतलब मैं नाम गिनूंगा तो नाम अनगिनत है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जहाँ पे लोग हुए, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए, जहाँ अरबिंदो ऋषि जैसे लोग हुए, वो उस इंटेलेक्चुअल हब को कैसा गुंडाडम से, कैसा माफिया डम से आपने सप्रेस करा होगा। तो वो जो अनफॉल होगा, वो जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, वो जब अनफॉल होगी, तो जो बंगाल का उदय है और जो पूरे पूर्वोत्तर भारत का उदय है, मैं तो उसके इंतजार में हूँ। वो मेरे लिए लार्जर स्टोरी है इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है ये जो अभिषेक बैनर्जी पे हुआ सर, 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, हाँ और ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए सारे टीएमसी के लोग हैं। कहीं हाँ, ऐसा देखिए तो नहीं मैंने कि वो, ग्रेट इनफाइटिंग शुरू हो चुकी है टीएमसी के देखिए अंदर? इसमें, हाँ इसमें देखिए अभी कंक्लूसिवली कहना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल आपने कहा 3 एंगल मुझे दिखते हैं। एक तो ये अपने आप भी कराएं, वो टिपिकल अरविंद केजरीवाल मॉडल है, थप्पड़ पड़वाओ, शाही पड़वाओ, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो। इनकी राजनीति विक्टिम कार्ड की है ना, और ये दिखाने के लिए कि पोस्ट पोल वायलेंस देखो, तुम लोग हमारे ऊपर बोलते थे, अब पोस्ट पोल वायलेंस देखो बीजेपी वाले हमारे ऊपर कर रहे हैं। मतलब आपने देखा है जब वो इन पे ये अंडे वंडे फेंक रहे थे, हेलमेट पहनते इसका सारे बीजेपी के गुंडे हैं। मतलब आपने 5 मिनट में आइडेंटिफाई भी कर लिया बीजेपी के गुंडे कौन है, बीजेपी के। आपको बीजेपी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा पता है गली मोहल्ले में भी, है ना। आप तो मतलब भाजपा के नेता है कि अपने नेता है। और जैसे आप बता रही हैं कि वो टीम सी के आइडेंटिफाई हो गए, तो उसमें 3-4 तरह के लोग होंगे। एक तो ये अपने ऊपर खुद करवाएंगे प्रायोजित करके, और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। दूसरा, इनके लोगों की इनसे खुंदक जो होगी, जो इनफाइटिंग है, कैंप बने में, इसका कैंप उसका कैंप, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का अलग अलग कैंप है, ये तीसरे लोग। और कुछ सच में जो रोष है, जो ये दादा बने फिरते थे, जो ये भगवान बने फिरते थे, जो कहते थे हम ही शहनशाह, हम ही ये है, हम ही बाबर, हम ही हुमायूं, हम ही अकबर, ये जो बना ये जो मुगलिया जो सरकारें चलाया करते थे, उसका रोष कहाँ जाएगा, उसका रोष भी दिखे इनके ऊपर। तो ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो ये तीनों एंगल आपको दिखाई देंगे कभी, और तीनों एंगल मिल भी जाएंगे आपस में एक ही जगह में 10 तरह के लोग इनकी पिटाई कर रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जैसे बार-बार कहूँगा, ये किसी किसी चुने हुए सांसद को, है तो भी चुने हुए सांसद अभी, उसको इस तरह से किसी को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इनके में जितने इनके कुकर्म हैं, वो या तो पुलिस उसका समाधान देगी या भगवान उसका समाधान देगा। जी। सर शुभेंदु अधिकारी जी तो एक कदम आगे आगे निकल रहे हैं योगी जी से। उन्होंने तो ऐसा मॉडल अपना लिया है जो वायरल होता जा रहा है। लड़कियां और महिलाएं उसको अपना रही हैं। चड्डी नहीं, नहीं, देखिए या बिल्कुल, बिल्कुल बाबूडास अच्छा है। परेड। देखिए देखिए देखिए, अगर अगर कोई प्रदेश सशक्त होता है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कौन आगे होगा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास का एक मॉडल दिया,
पूरे कि हम एक इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे, वाइब्रेंट गुजरात करेंगे और इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है, हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे। उसके बाद वो पूरे देश में मॉडल बन गया और हर जगह इन्वेस्टमेंट सबमिट होने लगी। योगी आदित्यनाथ जैसे 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2018 में उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सबमिट करवाया, जो गुजरात मॉडल पर आधारित था। योगी आदित्यनाथ ने अपना एक मॉडल दिया कि मैं सबसे पहले माफिया खत्म करूंगा। 17,000 एनकाउंटर हुए, इसमें 480 लोग ऊपर भगवान को प्यारे हुए, 74,000 लोग अरेस्ट हुए। ये वो लोग थे जो समाजवादी के पार्टी के टाइम में एफआईआर हुए, अरेस्ट नहीं हुए, कोर्ट से भाग गए, जेलों से भाग गए, या समाजवादी पार्टी का प्रोटेक्शन था, एमएलए एमपी रहे। तो इस मॉडल को 10 साल तक चला के आज उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री हो पाया है। आज उत्तर प्रदेश गुंडा राज से इन्वेस्टमेंट राज की तरफ बढ़ पाया। आज उत्तर प्रदेश जो इस ठनक पे चलता था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उससे वो 180 डिग्री चेंज होके माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, आ गया। तो योगी होना आसान नहीं है। देखिए, योगी होना उस निरंतरता का काम है। तो लेकिन हाँ, अगर कोई उनसे प्रेरित होता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये तो अच्छी प्रेरणा है। कोई नरेंद्र मोदी के इन्वेस्टमेंट मॉडल से, योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल से प्रेरित होता है, अमित शाह की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी से प्रेरित होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर पार्टी को, हर राजनीति के स्टूडेंट को, हर गवर्नेंस के स्टूडेंट को एन आइकॉन से प्रेरित होना चाहिए। सर मेरे को, मैं कहूँगी बुलडोजर से उतना डर नहीं लगता है अब, क्योंकि बुलडोजर बहुत चल रहा है अभी और हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं बोलूंगी, पर एक रोल मॉडल ले लिया है। पर चड्डी में घुमाना किसी गुंडे को उसी की सड़क पे, आए हाय सर, ये तो थोड़ा देखिए देखिए ज्यादा। ये देखिए होता क्या है ना, ये इसमें आप साइकोलॉ बुलडोजर मॉडल और ये जो आपने कहा शेमिंग द क्रिमिनल कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बुलडोजर मॉडल है क्या? हमें ऐसा लगता है कि अब जब क्रिमिनल आया उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी, ऐसा नहीं होता है ना, कि कई बार हम लोग अपने एनालिसिस में बहुत लेजी हो जाते हैं। मैं टीवी में भी आज कमेंट्री कर रहा था ना, बुलडोजर मॉडल है माफिया की इकोनॉमिक रीढ़ तोड़ना। माफिया के अगर 4 होटल हैं, 10 प्रॉपर्टी हैं, 20 बंगले हैं, रेंटल प्रॉपर्टी आती है, उसकी रेंटल इनकम आती है, तो देखना क्या वो इलीगल जमीन पे बना है, क्या वो किसी की जमीन हड़प पे बना है, क्या वो एससी एसटी की जमीन पे बना है, क्या वो नजूल पे सरकारी जमीन पे बना है। उसके पर्चे देखे जाते हैं सबसे पहले। ये योगी आदित्यनाथ का मॉडल था। सबसे पहले वो क्रिमिनल आते हैं, उसका क्रिमिनल चार्ज बाद में देखते थे, कह रहा उसमें तो वो जेल भेजूंगा ही मैं उसको, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोसीजर है। वो जब प्रोसीजर होंगे, मुझे इसकी वो लाओ, इसकी ये इसका इसका जो अंपायर है चलाता कैसे है, इसके जो 100 लोग हैं वो कहाँ से जर्मन राइफल, रशियन राइफल लेके घूम रहे हैं इतनी लाखों की। तो कुछ इसका सिस्टम है, वो सिस्टम क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, करता क्या है, इसके 10 में से 9 काम इलीगल है, तो उनको खत्म करो पहले। तो माफिया की इकोनॉमिक रीढ़ को तोड़ना इज बुलडोजर एक्शन। और फिर क्या है, उसकी समाज में हेकड़ी है, उसकी समाज में हेकड़ी है, तो क्या करते थे, उसको परेड कराते थे। ये भी योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। उसको परेड कराया, कभी वो खुद ही देखा वो पोस्टर्स पोस्टर लेके आ पोस्टर्स रहा है कि लगा मुझे देते अरेस्ट कर हैं। लो, मुझे अरेस्ट कर लो, या फिर सीसीटीवी कैमरा से कैप्चर हो गए वो लोग, या फिर ड्रोन से कैप्चर हो गए, उनके पोस्टर लगा दिए और कहा कि रिकवरी लूंगा तुमने, और लिख दिया तुमने 50 गाड़ियां तोड़ी हैं, 3 बसें जलाई हैं, 3 बिल्डिंगें तोड़ी हैं, इतनी लाइटें तोड़ी हैं, उसका खर्चा है 10 लाख रुपए, तुम लोग 6 लोगों सारे 2-2 लाख रुपए जमा करो। जब जब कोर्ट ने कहा कि ऐसे आप नाम नहीं लगा सकते, तो एक लॉ पास कर दिया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया कि इस तरह से रिकवरी करी जा सकती है, जब कोर्ट ने भी कहा है कि आप रॉयटर से रिकवरी कर सकते हो। तो एक तो उसकी इकोनॉमिक रीड तोड़ना, और उसकी जो समाज में हेकड़ी थी, उसका जो दम था, लोग उससे डरते थे, उसको दिखा रहे नहीं, जब पुलिस का राज हो तो ऐसे बनियान में घूमेगा ये। तो वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एक्शन है और योगी आदित्यनाथ ने इसमें काम किया, सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इस तरह से इकोनॉमिक रीड तोड़ो, उसका जो सम्मान बना है, उसकी जो डर बना है, उसकी जो हेकड़ी बनी है, उसको समाज में तोड़ो। बिल्कुल सही सर। सर अभी जब ये ममता बनर्जी अपने अभिषेक बनर्जी के घर से निकली हैं, उन्होंने बुलाई है विधायकों की मीटिंग। ये तो मुझे ऐसा लग विधायक रहा ही है नहीं आया। शिंदे, सर शिंदे टू होने के पूरे पूरे आसार लग रहे हैं। 80 में से सर 20 लोग पहुंचे हैं सर। हम्म। और कल सीआईडी देखिए ने बुलाया भी है अभिषेक बनर्जी को कि हाजिर हो जाना यहाँ पे, जो आपका चाहे जो भी हुआ, क्योंकि उनको कोई गहरी चोट आई नहीं है। देखिए, इन्होंने, आपको याद है ईडी को कैसे ट्रीट करा, सीबीआई को कैसे ट्रीट करा, इलेक्शन कमीशन को कैसे ट्रीट करा, प्रधानमंत्री को गाली दी, गृह मंत्री को गाली दी, इन्होंने राष्ट्रपति को गाली दी, मुर्मू जी को गाली दी। मतलब ये लोग तो अपने आप को क्या समझते थे कि मैं सीआईडी के ऊपर हूं, मतलब ये ऑलमोस्ट एक रिपब्लिक ऑफ बंगाल की तरह चला रहे थे। बल्कि अभी एक एक्स ब्यूरोक्रेट ने कहा भी है कि इनकी और बंगाल की जो दूसरी पार्टी है उसको में बात चल रही थी कि हम मिला के एक देश बना लेंगे, और जिसमें ममता बनर्जी इसकी प्रधानमंत्री होंगी, यहाँ तक बातें चल रही थी। एक बड़े राजनयिक ने टीवी में बोला है, मतलब मैं कोई आपको खुफिया खबर नहीं बता रहा हूँ। यूनुस के साथ शी वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट सर। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हाँ, मतलब हो रही होंगी, मेरे को पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक बड़े ब्यूरोक्रेट बोल रहे हैं, एक बड़े जो एम्बेसडर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो ये लोग अलग ही ख्यालों में थे, इनके लिए भारत का, तभी ये भारत से कोई एंगेजमेंट इनकी ऐसे थी जैसे वो क्लब की एंगेजमेंट हो किसी किसी कंट्री से, राइट। तो अब
जो एमएलए लड़के आया है, जो जीत के आया है, इनको तो इनके अंदर खाने की सारी बातें पता है, इनके सिंडिकेट पता है, इनकी कटमनी पता है, इनके फर्जी टोल पता है, इनके धंधे कैसे चलते थे। अब वो इनसे जुड़ के रहना चाहेगा, नहीं जाएगा। उसमें से आपको लगेगा लोग अपने-अपने अलाइनमेंट के साथ जाएँगे, तो इसमें कुछ लोग लेफ्ट में भी जाएँगे, बीजेपी में भी आएँगे और बीजेपी को ऐसे समय थोड़ा थोड़ा बिल्कुल फ़िल्टर करके लोगों को लेना चाहिए। है ना? लोग कुछ तो होते हैं पार्टी की वजह से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे आदमी को लेते भी रहे। कुछ लेफ्ट में भी जाएँगे, कुछ कांग्रेस में भी जाएँगे, तो टीएमसी का जो गुब्बारा है, वो अब फूटता हुआ दिख रहा है। तभी इनके एमएलएज़ नहीं पहुँच रहे हैं। वैसे हाँ। भी ये धमकियों से अभी भी बाज़ नहीं आती है, जैसा मैंने कहा, रस्सी जल गई बल नहीं गया। अभिषेक बैनर्जी को सर अटैक क्यों किया आपको पता है? जब ये जिसके बताएँ? घर गए विक्टिम कार्ड हाँ खेलने के लिए, जी, जी, जी। नौटंकी की इन्होंने, वहाँ पे एक तो ज़बरदस्ती यूँ पकड़ के मुँह में पानी डाल रहे हैं, हाँ, देखा राइट? मैंने एंड देखा वो वीडियो। दैट विक्टिम वाज़ आल्सो नॉट देयर। हेलमेट बाहर लेके निकले तैयार थे लेकिन, ये नहीं बड़ा सर वो लगा बाइक हेलमेट क्योंकि वो बाइक पे नहीं, नहीं वो बाइक पे गए थे क्योंकि जो अच्छा गली इसलिए थी क्रिकेट क्रिकेट का इतना हेलमेट ब लेके तैयार इतना हाँ। डेवलपमेंट किया था कि हुँ, उस रोड पे सिर्फ बाइक जा सकती थी। इनकी बाइक एसयूवी नहीं जा सकती थी, राइट? हुँ, जब ये बाहर आए तो लोगों का प्लान ये था वहाँ के लोकल्स का कि अंडे-वंडे मार के एंड देन बस उसकी बेइज्जती करेंगे। हुँ। इन्होंने अकड़ के और उनको गालियाँ चोर-चोर देनी शुरू बोलेंगे। कर दी। हुँ, चोर-चोर बोलेंगे और इन्होंने अकड़ के गालियाँ देनी शुरू कर दी। हुँ, इनको लगा अभी भी इनकी माँ का राज है मतलब ममता बनर्जी का राज है, हुँ। राइट? इन्होंने जो अकड़ दिखाई तो फिर देन पीपल लॉस्ट इट कि मतलब अभी भी यू स्टिल हैव द स्टैमिना। सर ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी शुड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउस नाउ। मार देंगे लोग। नहीं मैं बल्कि जब वो वीडियो आया तो उसमें जो सबसे मार्मिक और सबसे जो मुझे रेलेवेंट वीडियो लगा वो नुपुर शर्मा ऑफ इंडिया का लगा। आपने अगर देखा हो उस वीडियो को ना, नुपुर शर्मा ऑफ इंडिया आपको पता हो नुपुर शर्मा 2 हैं इसलिए मेरी मैं नुपुर हाँ, शर्मा ऑफ अच्छी इंडिया बोल फ्रेंड रहा है, हूँ। मेरी अच्छी फ्रेंड है, हाँ जी। हाँ, हम लोगों की सबकी अच्छी मित्र हैं, उन्होंने जो काम किया है पिछले 1 दशक में, वो उन्होंने और राहुल ने ऑफ इंडिया के माध्यम से मतलब वो सैल्यूट है उस काम को। बहुत अच्छा काम किया। और किस तरह से उनके परिवार को यातनाएँ झेलनी पड़ी कलकत्ता में केवल एडिटोरियल लिखने पे, केवल सच लिखने पे और जितना अच्छा वो लिखती हैं, बिल का वो प्रूफ के साथ लिखती हैं, उनको झेलना पड़ा। तो उन्होंने जो देखा और ऐसा एक-एक आदमी की आह निकलेगी, है ना? एक-एक आदमी की आह निकलेगी कि आपने कैसे सताया है, कैसे लोगों का जीवन बर्बाद करा है। उसमें चाहे वो संदेश खाली की महिलाएँ हों, चाहे फाल्ता के लोग हों, पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में रहने वाले लोग हों, वो सबकी हाय निकलेगी। तो अब मेरे ख़्याल से कर्मा कर्मा कम्स बैक उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछों को उसी जन्म में मिल जाता है, कुछ को अगले जन्मों में मिलता है, तो इतनी जल्दी कर्मा टर्न्स बैक वो सामने से सर उदाहरण आपको दिख रहा लगता है कि यहाँ पे टीएमसी टूट के 2 फाड़ में होगी क्योंकि 80 में से 20 एमएलए नहीं आ रहे हैं। एवरी देखिए, एवरी मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं एवरी लगता कि टीएमसी में 2 फाड़ होंगे क्योंकि देखिए वो फिलॉसफी तो सेम ही है ना। मतलब वो अभिषेक बनर्जी फिलॉसफी और ममता बनर्जी फिलॉसफी में कुछ तो अलग है नहीं। वही तरीका है पोल वायलेंस करो, लोगों को डराओ-धमकाओ, कट मनी लो, सिंडिकेट लो, मुसलमानों को बांग्लादेश से मिला के बनाओ, डेवलपमेंट नहीं होने दो। तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे लगता है 2 फाड़ से ज़्यादा पलायन ज़्यादा होगा और पार्टियों में पलायन ज़्यादा हो कुछ समय के लिए 2 फाड़ हो सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन मुझे लगता है और पार्टियों में पलायन ज़्यादा होगा। पर इतने मास लेवल पे मतलब कि मैं बोलूँगी 3/4 ऑफ द पार्टी माइग्रेट्स टू अदर पार्टीज़ दैट इज़ हाँ, क्वाइट अ बिग बिल्कुल, बिल्कुल, नंबर। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बल्कि वो क्या पता रिज़ाइन भी करें, दोबारा री-इलेक्शन हो, बहुत सारे की संभावना है। देखिए, मैंने आपको पिछले आपके पॉडकास्ट में भी कहा था, ये सत्ता परिवर्तन नहीं है। ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन हुआ था जब कांग्रेस से सीपीएम आई थी। एक ही तरह की विधा थी, पार्टी दूसरी आ गई। वही सेम तरह की पॉलिटिक्स। जब सीपीएम से टीएमसी आई, एक ही तरह की पॉलिटिक्स थी, वही कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, पोल वायलेंस और कट मनी सिंडिकेट एक ही तरीका, पार्टी चेंज, नाम चेंज हो गया। अब पूरी आइडियोलॉजी चेंज है, तरीका चेंज है, गवर्नेंस चेंज है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से काम चलेगा। वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा बन के रहेगा। मतलब सोचिए बीएसएफ लैंड मांग रही है फेंसिंग के लिए, आप लैंड नहीं दे रही, कैसे मतलब ये सोचने में आपको अजीब नहीं लग रहा है कि भाई बीएसएफ आपसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होम मिनिस्ट्री आपसे लैंड मांग रही है फेंसिंग करने के लिए पहले तो सालों से फेंसिंग क्यों नहीं हुई फेंसिंग के लिए लैंड मार रही है ममता बनर्जी लैंड ही नहीं दे रही है तो अब ये सिस्टम ही अलग हो गया तो इसलिए आपको बहुत सारे रियलाइनमेंट होते हुए दिखेंगे पॉलिटिकल समाज में जिस तरह से व्यवसाय होता है जिस तरह से सरकारें चलती हैं जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है जिस तरह से बंगाल का डेवलपमेंट होता है सब में आपको पैराडाइम शिफ्ट दिखेगा और अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल एनीथिंग राइट तो हाँ मतलब ये ऑब्जर्व हमें बिल्कुल करते रहना चाहिए ये क्रॉनिकल लिखने लायक होगा कैसे बंगाल एक अलग कहानी लिखेगा अगले कुछ ही साल में
सर अभी जब आप और मैंने बात शुरू की थी, इनके जो रितु दत्ता है टीएमसी के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि अरेस्ट ऑफ टीएमसी वर्कर इज नॉट सरप्राइजिंग, बीजेपी वर्कर्स डू नॉट एंगेज इन वैंडलिज्म, those arrested are TMC workers who changed colors overnight. हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मगर रिजू दत्ता ने तो मुझे याद है वो क्योंकि हमारे यूपी के ऑफिसर थे अजय पाल शर्मा, हमारे गाज़ियाबाद में रहे, फिर रामपुर में रहे, तो हम लोगों का सबका परिचय है उनसे। तो अजय पाल शर्मा के अजय पाल तुझे तो हम लेके आएँगे, खदेड़ के लाएँगे मतलब आपको लगा तो फ़िल्मी डायलॉग भी मतलब वो कतई फ़िल्मी डायलॉग था। उतना तो ममता और अभिषेक से भी मतलब कई बार होता है ना कि वो नया मुसलमान और ज़ोर-ज़ोर से नमाज़ पढ़ता है, तो मैंने कहा अरे ये कहाँ से आया भाई, ये कौन-सा डायलॉग है? और फिर बाद में जैसी सरकार बनी कि वो तो मैंने टीएमसी का डायलॉग, टीएमसी की स्क्रिप्ट टीएमसी के ऑफिस में पढ़ी थी, उनको रेस्टिकेट भी कर दिया फिर पार्टी से। ये होगा और सच में मतलब मैं क्योंकि रिजू दत्ता जी के साथ मैंने बहुत सारी डिबेटें करी हैं, तो मैं ऐसे जानता तो नहीं हूँ उनको, लेकिन मैंने उनके साथ कहीं सौयों बार स्क्रीन शेयर करी होगी टीवी डिबेट्स में। तो कई बार ऐसे वेल मीनिंग लोग होते हैं जिनको पार्टी की स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती है, पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, उनके पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो मिली उनको उसमें वो एंटर कर गए। कई बार आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं होते हैं, तो इस तरह के कई लोग मारे भी जाते हैं, पिसते भी हैं ऐसे लोग, जो पहले तो बोल के भाग गए जोश-जोश में, टीएमसी के उस वृहद हाथ के नीचे। और अब उनको अंदर की असलियत पता है, तो ऐसे लोगों की मतलब जानकारी बड़ी काम की होती है, कि उनको टीएमसी की एक-एक बात पता है और इसमें देखिए हम बार-बार भूल जाते हैं शुभेंदु अधिकारी को सब कुछ पता है। देखिए शुभेंदु अधिकारी भी तो वहीं से आए हैं, ममता के राइट हैंड मैन हुआ करते थे वो। तो उनको उनके बहुत सारे पैंतरे पता होंगे कि उनके कौन से गुर्गे हैं, कौन से उनके वो जो दादा हैं, पार्टी के दादा या दादा का दौल जो है, कौन-कौन गली मोहल्ले के दादा हैं, वो तो उनको नाम से पता होंगे। तो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मर है, उसके बाद उनका चीफ मिनिस्टर है। जो उनको एक-एक पूरा प्रदेश कैसे मैनेज होता है, कहाँ पे माफिया डम है, वो सब पता होगा उनको। तभी उन्हें तो मारने इसलिए की कोशिश की थी अभिषेक बैनर्जी ने। हाँ, वो डेंजरस है उनका जो वो जो सहयोगी को उन्होंने मारा। जब वो अपना कलेक्ट करने के लिए गए थे अपनी जीत के जी। बाद में, तो किस तरीके से बम फोड़ा गया था उनकी कार के ऊपर, उनकी कार बिल्कुल, के ऊपर बिल्कुल और अटैक उनके किया। सहयोगी को तो मार ही दिया गया। उनके जो बहुत बड़ी घटना थी, वो पार्थ, उतनी सॉरी उस रथ प्रोपोर्शन रथ। में वो रिपोर्ट नहीं हुई, उस प्रोपोर्शन में वो रिपोर्ट नहीं हुई। और यू हैव टू हैट्स ऑफ टू शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ही नपा-तुला स्टेटमेंट दिया। अगर शुभेंदु अधिकारी हल्का-सा भी चिंगारी वाला स्टेटमेंट देते ना, मैं बताऊँ पूरे वेस्ट बंगाल में दंगे हुए थे, जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला था। उन्होंने कहा कि सब रिस्ट्रेन में रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से काम होगा, कोई किसी की भावनाएँ ना भड़के। उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी वाला और बड़ा रिस्पांसिबल स्टेटमेंट दिया था, उनके सहयोगी की हत्या के बाद। हम लोग नम हो गए थे, हमारी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो अकेला बंदा सर रथ 40,000 परिवार को देखता था। बिल्कुल। बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता जो मारे जाते थे, उनकी महिलाओं को, उनकी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में एनरोल कराना, उनको जॉब्स दिलवाना, उनके घर चलाना। तो देखिए, मैं ये भी ना गायत्री जी कोई शहीद होने से कम नहीं है, ये बंगाल की एक तरह से इंडिपेंडेंस है। ये बंगाल की बिल्कुल, इंडिपेंडेंस है, क्योंकि बंगाल शुरू से ही ऐसे हाथों में पड़ा जो बंगाल की जो एनर्जी थी वो दबी रही। और ये जो बंगाल की इंडिपेंडेंस है, इसमें भाजपा के संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है। और अब जो बंगाल आने वाला है अगले कई वर्षों में, वो भारत की ग्रोथ को एडॉप्ट करेगा। जो हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ से भारत की ग्रोथ एडॉप्ट हो रही है। एक-एक प्रदेश कितना पैक करके है अपने आप में। तो वो पुराने समय दिखेगा। में सर, पुराने समय में अगर आप देखें, तो कलकत्ता वाज़ अ एपिसेंटर ऑफ, और कलकत्ता वाज़ अ सेंटर फॉर ऑल द एवरीथिंग हर बड़ा कॉलेज वहाँ आज भी देखिए आईआईएम कलकत्ता और आईआईटी खड़गपुर सबसे बड़े आईआईटी और सबसे बड़े आईआईएम माने जाते हैं। तो वहाँ पे सेटअप होते थे। वहाँ वहाँ पे कपड़े का काम वहाँ पे हुआ करता था। मतलब बड़े-बड़े काम, पोर्ट की एक्सेस थी, तो बहुत सारे जो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुआ करती थी। क्योंकि उपजाऊ जगह है, तो बहुत सारी ग्रेन वाली एक्टिविटी और वहाँ की जो ट्रेडिंग है विदेशों में वहाँ पे हुआ करती थी, वो सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। मतलब देखिए ममता बनर्जी की राजनीति क्या थी कि मैं टाटा को यहाँ से भगा दूँगी। और अब जो शुभेंदु अधिकारी कितना अच्छा कर रहे हैं, टाटा से सबसे पहली मीटिंग कर रहे हैं, कम से कम सिंबॉलिक ही वापस आए। दैट विल बी लाइक अ, कमिंग बैक ऑफ इंडस्ट्री टू वेस्ट बंगाल, है ना? जब ट्रू। इंडस्ट्री आएगी तभी जॉब आएँगे। ये जो जॉब का इधर रोना रोते हैं ना सब लोग, भाई गवर्नमेंट में जॉब मिलेंगे नहीं। गवर्नमेंट केवल भारत में 2% जॉब देती है। अगर मुझे 1 बाबू रखना है तो मैं 10 बाबू तो रख नहीं लूँगा। मुझे 1 क्लर्क रखना है, मैं 10 क्लर्क तो रख नहीं दूँगा। गवर्नमेंट की तो लिमिटेड कैपेसिटी है, उसको वो भर लेगी। उसको बस वो बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी पर्ची सिस्टम के, इसका नाम इसका वो भर दे। बाकी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही नौकरियाँ आएँगी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको अच्छी बिजली देनी पड़ेगी, अच्छी सड़कें देनी पड़ेंगी, अच्छे पोर्ट्स देने पड़ेंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स देने पड़ेंगे। दैट्स एक ऑल। एक अच्छा अच्छा मॉल एम्बियंस देना पड़ेगा, एम्बियंस एक अच्छा एम्बियंस देना पड़ेगा।
कि जब कोई आदमी आए प्रॉस्पर हो तो उसके पास एक जगह हो, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंगाल के पास, कलकत्ता के पास एक अर्ली एडवांटेज थी, जिसको खो दिया कांग्रेस की सरकारों ने, लेफ्ट की सरकारों ने, टीएमसी ने बर्बाद कर दिया, उसकी ब्रांड इमेज खराब कर दी। तो जानबूझ के उसमें किया था, इट तो वाज नॉट बिल्कुल कलकत्ता में आज भी एक बैंगलोर छुपा है, एक हैदराबाद छुपा है, एक पुणे छुपा है, एक बड़ा टेक सेक्टर छुपा है, बड़ा फाइनेंशियल तो ये वेलनेस सेक्टर छुपा है। जानबूझ के किया गया क्योंकि बंगाल वाज अ एपिसेंटर फॉर ऑल द फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स, जैसा आपने कहा एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल क्लास। तो एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल आप क्लास और और जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ शुरू करा, जो भारतीय जनता पार्टी बनी बाद में, वो जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, उसमें भारतीय जनसंघ को 4 सीटें आई, जिसमें से 2 सीटें वेस्ट बंगाल से आई और उसमें से 1 सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। तो मैं वही उनको कह बहुत रही बड़ा हूँ, ट्रिब्यूट है। 2 एरियाज़ सर जो हमारे काफ़ी अच्छे फ्रीडम फाइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, जो फ्रीडम का हमारा शुरू हुआ था, एक तरफ वेस्ट बंगाल, दूसरी तरफ पंजाब। जी। दोनों ही तरफ रीड जानबूझकर और जानबूझ के तोड़ने उसको कैप्चर किया गया, उसको, और इसमें आपको फॉरेन ताकतें सब मिलेंगी कि इस जगह को कैप्चर कर दो। अगर इस तरह के लोग बाहर आ गए तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो मैं कहा जब एग्ज़ैक्टली, अगली जो विजय है वो पंजाब की होनी चाहिए। अगर पंजाब आप बॉर्डर देखें सर स्टेट तो है। पूरा हुँ, पूरा बिल्कुल। अगर मैं कहूँ माँ गंगा का जो रास्ता है, वो बीजेपी के हाथ में आ गया है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, अब बंगाल। जी, तो माँ जी। गंगा का तो पूरा का पूरा एरिया उनके पास में है। जी, नहीं, पंजाब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, लंबा बॉर्डर है उसका, बड़ा बॉर्डर है उसका, और जिस तरह से विदेशी प्रायोजन से और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जाती है वहाँ पे। अब आम आदमी पार्टी उसको हवा दे रही है, खालिस्तान मूवमेंट को। भारत से अलगाव की बात करी जाती है। आज भी कनाडा से, अमेरिका से, यूके से वो खालिस्तानी ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं और वो भारत में हर चीज़ में इंटरवीन करते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए हो, हर चीज़ में इंटरवीन करते हैं और भारत की जो बड़ी फॉल्ट लाइन बनाने की कोशिश की है, तो पंजाब में एक राष्ट्रवादी सरकार आना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।